हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो कि सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह सेशन फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द टीम इज प्लेइंग गुड, यानी कि टीम जो है बढ़िया खेल रही है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी लगभग सभी सेंटेंस में एक जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम गुड की बात करें तो गुड जो है ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि ये किसको क्वालिफाई कर सकता है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये नाउन के बारे में अथवा प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो यहाँ तो हमें खेलने की विशेषता बताना कि खेल कैसा रही है, बढ़िया खेल रही है, तो ये तो एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पर हमें चाहिए एडवर्ब, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। वेल की बात करें तो वेल क्या है, ये अपने आप में एक एडवर्ब है। हमें एडवर्ब ही चाहिए कि वो खेल रहे हैं, कैसा खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, तो वेल वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टीम इज प्लेइंग वेल। नेक्स्ट ऑप्शन है द टीम वर प्लेइंग वेल। यहाँ पर टीम क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जो है जनरली सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। इस वजह से इसके साथ जो वर्ब यूज होना चाहिए था वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए था। यहाँ वर्ब प्लूरल है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। अगला ऑप्शन की बात करें, द टीम हैज़ बीन प्लेइंग वेल फ्रॉम 4 o'clock, यानी कि टीम जो है 4 बजे से बढ़िया खेल रही है। तो हैज़ तो ठीक है, यहाँ कोई काम जो है पास्ट में किसी समय शुरू हुआ तो बीन भी ठीक है, आईएनजी फॉर्म भी ठीक है, वेल एडवर्ब भी ठीक लगा हुआ है। लेकिन जब कभी हम टाइम को बताते हैं कि कोई काम पास्ट में किसी समय शुरू हुआ तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज़ ना करके सिंस का यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। यहाँ पर सिंस होना चाहिए था, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आई ब्लैंक यू आई वुड नॉट डू दैट, यानी कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। जब इस तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात किया जाए, यदि मैं ऐसा होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो इस तरह के सेंटेंस को हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहते हैं। और यहाँ पर जब भी वर्ब यूज होता है तो वर्ब का यूज होता है, भले सब्जेक्ट कुछ भी रहे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे, कुछ भी रहे, वहाँ पर वर्ब का यूज करना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है किसका, जनरस। जनरस मतलब होता है उदार। तो सबसे पहले हम इसका सिनोनिम देख लेते हैं, उसके बाद हम एंटोनिम इसका खोजेंगे, ठीक है। तो जनरस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा चैरिटेबल। इसके अलावा कोई व्यक्ति उदार है यानी कि वो काइंड हार्टेड है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं उदार है तो यानी कि बेनेवोलेंट है। बेनेवोलेंट मतलब भी होता है परोपकारी या उदार। इसके अलावा हम अनडिमांडिंग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है काइंड। काइंड मतलब हो गया दयालु और जनरस मतलब भी वही होता है, ये सिनोनिम हो गया। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, तो ये इसका उल्टा सेंस दे रहा है। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चैरिटेबल भी सिनोनिम हो गया, बेनेवोलेंट भी सिनोनिम हो गया, ठीक है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें मीनिंग बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है किसका, मेटिकुलस का। मेटिकुलस मतलब होता है सावधान, केयरफुल, या कि फिर हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट वर्ड के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम सिनोनिम देख लेते हैं। तो एग्जैक्ट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो हम प्रेसाइज बोल सकते हैं, एग्जैक्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा सावधान के लिए हम केयरफुल बोल सकते हैं, डिलीजेंट बोल सकते हैं। डिलीजेंट मतलब मेहनती या केयरफुल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम फैस्टिडियस बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो मेटिकुलस मतलब होता है सावधान या एग्जैक्ट यानी कि प्रिसाइज, ठीक है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। केयरलेस मतलब हो गया लापरवाह, जो कि एंटोनिम में चल गया। लेजी मतलब सुस्त, ये भी एंटोनिम में चल गया। इनडिफरेंट मतलब हो गया उदासीन, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो मेटिकुलस मतलब होता है सावधान, सतर्क, या कि फिर एग्जैक्ट यानी कि प्रिसाइज, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें एरर को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क चीयरफुल, यानी कि बच्चे जो हैं वो पार्क में खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं, तो चीयरफुल तरीके से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन के अनुसार वर्ब ठीक आया, वर्ब के साथ आईएनजी भी ठीक आया। कहाँ पर खेल रहे हैं, तो इन द पार्क भी ठीक लिखा। लेकिन यहाँ पर चीयरफुल गलत लिखा गया है। चीयरफुल क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है एडजेक्टिव, जो कि किसको क्वालिफाई कर सकता है, एक नाउन को अथवा प्रोनाउन को। तो हमें तो यहाँ वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है कि खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एडवर्ब लिखना पड़ेगा। तो चीयरफुल का एडवर्ब क्या बनेगा, चेयरफुली बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेयरफुली होना चाहिए था। तो सी पार्ट में एरर है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है सी इज़ टू टायर्ड दैट सी कैन नॉट वॉक, यानी कि वह बहुत ज़्यादा थक गई है कि वह चल नहीं सकती है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन पेयर गलत बनाया गया है। टू का पेयर कभी भी दैट के साथ नहीं बनता है, ठीक है। तो टी डबल ओ का पेयर बनता है टी ओ के साथ, और सो का पेयर बनता है दैट के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में सो है, दैट है, सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वॉक। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सो का पेयर दैट के साथ बनाया। सेकंड ऑप्शन की बात करें, सी इज सो टायर्ड दैट वॉक, वह इतनी ज़्यादा थक गई है कि चलना आती है, तो सेंटेंस ही पूरा नहीं लिखा, ये गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है सी इज़ वेरी टायर्ड दैट सी कैन वॉक, यानी कि वह बहुत ज़्यादा थक गई है कि वह चल सकती है। तो यहाँ तो हमें कंट्राडिक्शन दिखाना है, विरोध दिखाना है कि थक गई है तो नहीं चल सकती, यहाँ पर इसने लिख दिया चल सकती है, तो ये इसका सेंस ही गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में सी इज़ टू टायर्ड सो, यहाँ पर टू का पेयर सो के साथ बना दिया, ये भी कैंसिल हो गया। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी इज़ सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वॉक। 7th नंबर क्वेश्चन है बाय द टाइम वी अराइव्ड, यानी कि हमारे पहुंचने तक द मूवी ब्लैंक, मूवी क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम पहुंचे, ये पास्ट की इंसिडेंट है, और इससे भी पहले कोई और काम हो चुका था। तो पास्ट का पास्ट बनता है, क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट बनता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब दो इंसिडेंट पास्ट में हुई हो, दो घटनाएं पास्ट में हुई हो, तो एक सेंटेंस को आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है और सेकंड क्लॉज को आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, ठीक है। बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड स्टार्टेड। 8th नंबर क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है। सेंटेंस लिखा हुआ है इफ़ आई नो हर एड्रेस आई वुड हैव विजिटेड हर, यानी कि यदि मैं उसका एड्रेस जानता तो मैं उसके यहाँ जा चुका होता, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्लॉज में वुड हैव का इस्तेमाल किया गया है। जब भी आपको सेकंड क्लॉज में वुड हैव मिले तो आपको फर्स्ट क्लॉज में पास्ट परफेक्ट बनाना है, यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है, इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया। और सेकंड क्लॉज में आपको क्या इस्तेमाल करना है, तो वुड का इस्तेमाल करना है, फिर हैव का, उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सेकंड क्लॉज तो ठीक लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लॉज में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन टैग फिल करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम सपोज्ड टू मीट यू एट 5 PM, तो यहाँ पर एम है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। जनरली यदि आपको सेंटेंस अफर्मेटिव में मिलता है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो उसको निगेटिव में बनाते हैं, किसमें, निगेटिव में बनाते हैं। तो एम लिखा हुआ है तो क्या एमंट आई कर दें, नहीं, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन टैग में एम प्लस नॉट, यानी कि निगेटिव बना रहे हो तो एमंट नहीं करना है, उसको आपको क्या करना है, आरंट करना है, ठीक है। तो आरंट, और उसके बाद हम प्रोनाउन लिख देंगे, यानी कि आरंट आई होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भले ये उटपटांग दिख रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि एम प्लस नॉट आरंट बनता है और प्रोनाउन को हमें आई ही रहने देना है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि किस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, तो वैसे एडजेक्टिव जिनका यूज हम इशारा यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं। तो किसी नाउन को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इशारा करके बता रहे हैं किसी नाउन को या प्रोनाउन को, तब उसके लिए हम कौन सा एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो इशारा बताने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं या दैट का यूज़ करते हैं या कि फिर दीज का यूज़ करते हैं या कि फिर हम दोज का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन चारों का यूज़ करते हैं। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में नाउन है, और नाउन को हम इशारा करके बता रहे हैं कि यह किताब, यानी कि ये क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। हम डेमोन्स्ट्रेट करके ही बोलेंगे उस नाउन के बारे में कि यह किताब जो है इंटरेस्टिंग है, तो ये कैसा ना एडजेक्टिव बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, कौन सा वर्ड, दिस, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्ट स्पीच करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि टीचर ने कहा कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को देखें तो ये किस टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। जनरली यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि बाहर का जो वर्ब है वो पास्ट में मिल जाए तो अंदर का टेंस बदल जाता है, यानी कि प्रेजेंट में रहता है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि अंदर जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहना चाहिए। तो सूर्य पूर्व में उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, भले ही बाहर जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखा हुआ है, यानी कि अंदर का टेंस जो है सेम रहना चाहिए। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि ये नॉर्मल सेंटेंस रहता, यानी कि किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं करता, तब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तब बी नंबर आंसर हो सकता था। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करेंगे। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं हो सकता है, परफेक्ट में भी चेंज नहीं हो सकता, ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। 12th नंबर क्वेश्चन में हमें क्लॉज बताना है। सेंटेंस लिखा हुआ है आई मेट द गर्ल हु वॉन द कॉम्पिटिशन, यानी कि मैं लड़की से मिला जिसने क्या की कॉम्पिटिशन को जीती। तो यहाँ पर ये हो गया मेन क्लॉज, यानी कि आई मेट द गर्ल, ये हो गया कैसा क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो ये डिपेंड है इस पर। अब किस टाइप का क्लॉज है, तो मैं एक लड़की से मिली और लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो कंपटीशन जीती थी। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। ये पूरा क्लॉज के बारे में बता रहे हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। तो जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फॉर्म में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, वन ऐसे वर्ड्स मिले तो वहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा और उसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईच है तो वर्ब सिंगुलर में आना चाहिए, तो ये तो प्लूरल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये भी प्लूरल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमें डिसाइड करना है बी और सी में, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कंप्लीटेड। अब यहाँ पर प्रोनाउन को देखें तो देयर तो प्लूरल हो गया, ये कैंसिल हो गया। हिज और हर जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कंप्लीटेड हिज और हर असाइनमेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो है वो मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है सी अडॉप्टेड ब्लैंक यूरोपियन पपी फ्रॉम द शेल्टर, यानी कि उसने शेल्टर से जो है एक यूरोपियन पपी को अडॉप्ट किया, गोद लिया। तो यहाँ पर एक का सेंस आ गया, तो ये कैसा नाउन है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले तो एक के सेंस में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ए अथवा एन का यूज़ कर सकते हैं। यदि फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से आएगा तो ए का यूज़ करेंगे, और वोवल साउंड से आएगा तब वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। यूरोपियन को यदि हम हिंदी में लिखें तो कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखना शुरू करेंगे। हिंदी में ये व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण के पहले हम क्या लगाते हैं, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको लेटर नहीं देखना है कि वोवल है कि कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड देखना है। साउंड हम कैसा पढ़ेंगे, यूरोपियन ऐसा पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, यानी कि व्यंजन वर्ण से इसका साउंड निकल रहा है, तो हम ए का ही यूज़ करेंगे, ना कि एन का। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है द बॉय विच वॉन द रेस इज माई कजिन, यानी कि लड़का जो रेस जीता वो कौन है, मेरा चचेरा भाई है। तो लड़के के बारे में बता रहे हैं, यानी कि इसका हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। विच नहीं होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हु होता है, ठीक है। तो विच का इस्तेमाल ये सब्जेक्टिव की तरफ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जनरली जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो बॉय तो लिविंग थिंग हो गया, इस वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। हु जो है इसका यूज़ हम लिविंग थिंग के लिए करते हैं, बॉय तो लिविंग ही है, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हुम की यदि बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हमें तो सब्जेक्ट के बारे में ही लिखना है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव होगा नहीं। यहाँ पर पोजीशन अधिकार भी शो नहीं करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हु मतलब यहाँ निकलेगा जो, तो सेंटेंस का मतलब होगा लड़का जो रेस जीता था वो मेरा कजिन है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में हमें एरर को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में छोटा सा ही क्वेश्चन है। द टीचर गेव अस मेनी एडवाइसेस, यानी कि टीचर ने हमें कई एडवाइसेस दिए, कई सलाह दिए। तो देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन सेंटेंस में गलती है। टीचर ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, अस ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल ठीक है। मेनी और एडवाइसेस, यदि हम एडवाइस की बात करें तो ये कैसा नाउन है, पहले आप वो डिसाइड कीजिए। एडवाइस की यदि हम बात करें तो इसे अनकाउंटेबल मानकर चला जाता है। क्या, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल किस फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। तो अनकाउंटेबल को तो प्लूरल बना नहीं सकते हैं, तो एडवाइसेस कैसे कर देगा। ऑयल का ऑयल्स आप कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से एडवाइसेस नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर इसमें एरर कहाँ कहाँ है, एक मिनट, मेनी एडवाइसेस,
अनकाउंटेबल के साथ मेनी भी नहीं आ सकता है, इसमें डबल एरर कर दिया क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि मेनी नहीं है, मच लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, मच लिखा हुआ है। मच का यूज़ हम बिल्कुल अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। तो मच एडवाइसेस नहीं होना चाहिए था, मच एडवाइस होना चाहिए था। ठीक है, इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सेंटेंस लिखा हुआ है कि टू मेक समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी चीज़ को समझने के लिए ईजियर बना देना, आसान बना देना। उसके लिए हम वन वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं क्या, किसी चीज़ को आसान बना रहे हैं तो कठिन नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, जटिल नहीं बना रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई कर देना मतलब आसान कर देना, अंडरस्टैंड कर देने के लिए ईजियर कर देना, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज कर देना मतलब कि भ्रमित कर देना, ऑब्स्क्योर कर देना मतलब अस्पष्ट करना, अनक्लियर करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है हु रोट दिस नॉवल, किसने यह नॉवल लिखा। तो जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट में हु मिल जाए तो उसका पैसिव करना हो तो बाय हुम लगाकर बनाते हैं। ठीक है, दोनों में बाय हुम, सी और डी हो गया कैंसिल, बाय हुम। अब यहाँ पर यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे आगे। तो यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, इसने हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाय हुम वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा, तब वहाँ पर आपको पैसिव में वाज या वर का यूज़ करना है। तो दिस बुक के अकॉर्डिंग हम वाज का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम रिटन लिख देंगे, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है दिस इज द बुक ब्लैंक आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी कि यह वही बुक है जिसको मैंने लाइब्रेरी से लिया था। ठीक है, तो हु का इस्तेमाल तो हम पर्सन के लिए करते हैं, तो यहाँ पर किताब की बात की गई है, ये कैंसिल हो गया। हुम का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह करते हैं, यह वही बुक है, तो ऑब्जेक्ट तो हमें लिखना नहीं है, बुक के बारे में ही लिखना है। ठीक है, और विच का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, बुक भी नॉन लिविंग थिंग है, तो विच इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हुज का इस्तेमाल हम पोजेशन अधिकार शो करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर उसका सेंस नहीं आ रहा है। दिस इज द बुक, यही यह जो है वही किताब है, विच आई बोरोड जिसको मैंने लिया था, यानी कि किताब को लिया था, और विच का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग के लिए ही करते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिट एज अ फिडल। तो फिट एज अ फिडल मतलब होता है अच्छा स्वस्थ होना और अच्छी कंडीशन में होना, वर्किंग कंडीशन में होना। ठीक है, तो टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फिट एज अ फिडल मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य होना और अच्छी वर्किंग कंडीशन में होना। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में हमें एल्बो ग्रीज का मतलब बताना है। एल्बो ग्रीज मतलब होता है हार्ड फिजिकल वर्क। ठीक है, कठिन शारीरिक काम करना, कठिन फिजिकल एफर्ट। तो अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि शारीरिक, खूब शारीरिक मेहनत। ठीक है, तो एल्बो ग्रीज मतलब होता है खूब सारा शारीरिक एफर्ट, यानी कि प्रयास, यानी कि मेहनत। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में हमें गो ऑफ का मतलब बताना है। इस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होगा, तो गो ऑफ मतलब होता है किसी काम को करना बंद कर देना, स्टॉप कर देना। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कंटिन्यू करना नहीं होता है, छुट्टी पर जाना भी नहीं होता है, किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना भी नहीं होता है। तो गो ऑफ मतलब होता है काम को बंद कर देना। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है किसका, कंसील का। कंसील मतलब होता है छुपा देना, दफन कर देना। ठीक है, किसी चीज़ को हाइड कर देना, तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो वॉच मतलब तो हो गया देखना, सी मतलब देखना, रिवील कर देना मतलब कि प्रकट कर देना, जाहिर कर देना। तो यहाँ पर छुपा देने का सेंस क्या होगा, रिवील कर देंगे। ठीक है, तो हम किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं और उसको बाद में रिवील कर दिए, तो इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। हाइड मतलब भी छुपा देना होता है, ये सिनोनिम में चल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में हमें ईरर को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, यानी कि यह गैलरी में जो है एक सबसे ज़्यादा सुंदर पेंटिंग है। तो देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने आर्टिकल गलत लगाया है। यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जब भी आपको एडजेक्टिव जो है सुपरलेटिव फॉर्म में मिले, यानी कि मोस्ट लगा हुआ मिले, या कि फिर एडजेक्टिव के अंत में EST मिल जाए, तब वहाँ पर उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ना कि ए का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एरर किया गया, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इट इज़ द मोस्ट होना चाहिए था। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 25th नंबर क्वेश्चन में भी हमें एरर को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है द बेबी वाज क्लिंगिंग विथ हर मदर इन फियर, यानी कि बेबी जो है क्लिंग हो गया, लिपट गया अपनी किससे, माँ से, कैसे, तो डर में। सेंटेंस में क्या कहीं गलती है, तो बेबी वाज क्लिंगिंग विथ हर,
मदर। अब क्लिंगिंग, क्लिंग के बाद आपको याद रखना है कि क्लिंग के बाद टू प्रीपोजिशन आता है जिससे हम क्लिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने अपनी माँ से क्लिंग किया तो क्लिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू आता है, जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर विथ की जगह टू होना चाहिए था, तो 2 नंबर में यानी कि बी पार्ट में एरर किया गया है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।